हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है। आप लोग का केजी साइंस एंड टेक्नोपन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो है प्रोसेसर। प्रोसेसर को दोस्तों आप लोग को ये चीज़ जाननी चाहिए कि हमारा प्रोसेसर क्या होता है। और बहुत लोग भी जानते हैं तो उनको एक चीज़ डाउट होती है, कन्फ्यूजन होता है कि हमें कौन से टाइप के प्रोसेसर लेने चाहिए, एमडी के लेने चाहिए या इंटेल के लेने चाहिए। साथ में उनको और एक चीज़ का डाउट होता है कि भाई i3 है, i5 है, i7 है, ये क्यों आ रहे हैं भाई, इसमें आप हमें कौन से लेने चाहिए, कौन से बेटर होंगे। साथ में उनको और एक चीज़ का प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें जनरेशन आ जाते हैं। अब जनरेशन क्यों आते हैं, अब इसके बारे में भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का भी डाउट मैं आज क्लियर करूँगा। साथ में आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा। बहुत लोगों को भी ये कोड कोड बहुत सारे सुनने में आते हैं, किसी में एक कोड है, किसी में दो कोड है, किसी में चार कोड है। तो भाई ये क्या है, कोड क्या होती है, तो इसमें ये प्रोसेसर में कोड का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो सर दोस्तों, ये सब चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आपको तो ये जानना होगा दोस्तों कि प्रोसेसर वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर का एक दिमाग होता है। चलिए अब हम अपने बॉडी का ही बात करते हैं। हमारा जितना भी बॉडी का जो भी काम करता है उसका कंट्रोल कौन करता है, हमारा दिमाग करता है। हमारा दिमाग ही की वजह से मैं हाथ हिला सकता हूँ, पैर को चला सकता हूँ, बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ। तो वो सारा कंट्रोल हमारा दिमाग करता है। तो उसी तरह दोस्तों, कंप्यूटर में भी जो भी हम लोग वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, जितना भी कुछ करते हैं, सुनने, गाना सुनना, देखना, डाउनलोड करना, जो भी हम काम करते हैं, उस सारा चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, हमारा प्रोसेसर करता है। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि जो हमारा प्रोसेसर है वो किस हिसाब से वर्क करता है, ताकि आपको समझ में और अच्छी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हमारा जो प्रोसेसर है वो दो तरीके से दो टाइप से काम करेगा। क्या करेगा दोस्तों कि जब हम कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं इनपुट यूनिट के जरिए, मतलब इनपुट यूनिट क्या होती है, जैसे हो गया आपका कीबोर्ड, हो गया आपका माउस, हो गया, जिससे हम कंप्यूटर में कुछ भी डेटा को भेज रहे हैं, तो हमारा इनपुट यूनिट हुआ। तो इसीलिए कीबोर्ड या माउस के जरिए जब हम कोई डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं तो सबसे पहले वो क्या, सी ओ क्या होती है, सी ओ में जाती है। सी ओ क्या होती है, कंट्रोल यूनिट है। और ए एल यू क्या है, ए एल यू आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सी ओ क्या है। सी ओ वो चीज़ है कि जब हम कोई डेटा हम भेज रहे हैं इनपुट के थ्रू, जैसे कीबोर्ड माउस के थ्रू, तो सी ओ को वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करेगा दोस्तों, वो हमारे ए एल यू को भेजेगा। अब ए एल यू क्या करेगा, ए एल यू उसको प्रोसेस करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमको फिर ए एल यू में भेजेगा, यानी कंट्रोल यूनिट में भेजेगा। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, वो जो भी डेटा जो प्रोसेस हुआ, जो रिजल्ट आया, उसको हमारे मॉनिटर में, आउटपुट में, यानी मॉनिटर में दिखाएगा। तो ये सारा प्रोसेस को ही प्रोसेसर कहा जाता है। साथ में इसको हम लोग कोड में भी माने तो बुरा नहीं है, कोड भी समझ सकते हैं कि ये एक पूरा जो प्रोसेस हुआ वो एक कोड में हो गया। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि कोड, अब तो मैं बता दिया दोस्तों कि जो प्रोसेस होने का इनपुट से लेके आउटपुट तक जो काम हुआ उसको हम कोड में भी मान लें तो चल सकता है। तो आप समझिए कि अगर हमारे कंप्यूटर जो प्रोसेसर है उसमें अगर सिंगल कोड हुआ तो हमारा जो वर्किंग करने का स्पीड कैसा रहेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर हमारे प्रोसेसर अगर सिंगल कोर का प्रोसेसर है तो ये सिर्फ सिंगल काम को ही पहले करेगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आपने गाना चला दिया, अब फिर वो आप टाइप करना चाहते हो, या फिर आप कुछ मूवी डाउनलोड करना चाहते हो या देखना चाहते हो, तो ये काम सब एक साथ नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक ही काम करेगा। सबसे पहले या गाना ही दिखाएगा आपको, या फिर अगर दूसरा चीज़ देखना है तो उसको बंद करके आपको दूसरा चीज़ चलाना होगा। अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है तो जो काम कर रहे हैं तो उसको बंद करके फिर दो डाउनलोड में इसको रखना है। तो ये क्या है, हर सिंगल में ही काम करेगा ये, क्योंकि इसमें सिंगल कोड है। एक कोड की वजह से ही पूरा प्रोसेस काम कर रहा है। तो इसको एक आसान भाषा में एक एग्जांपल में आपको बता देता हूँ कि आपके पास, मान लीजिए आपका एक ऑफिस है और आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉय है और आपने उसको 2-3 काम एक साथ दे दिए, तो क्या करेगा, वो सारा काम को तो एक साथ नहीं कर सकता। तो काम करेगा, पहले एक काम करेगा, एक काम को ख़त्म करेगा, फिर दूसरा काम करेगा,
दूसरा काम को ख़त्म करेगा फिर तीसरा काम करेगा। तो इस तरह से ये काम करेगा, तो उसके हिसाब से काम करने का भी स्पीड भी धीमा रहेगा। तो यदि अगर काम करने का स्पीड करना है तो उसमें एक की जगह 2 एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। तो उसी आगे डिटेल में यही बताऊंगा कि मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपके प्रोसेसर में डुअल कोर आ जाते हैं, 2 कोर हो जाते हैं, तो ये काम किस हिसाब से करेगा। तो अगर आपके प्रोसेसर डुअल कोर में आ गए हैं तो आपका जो काम है मल्टीपल हो सकता है, आप 2-3 काम को एक साथ कर सकते हैं। डबल कोर के मुकाबले डबल कोर में थोड़ा कुछ हद तक बढ़ जाएगी। इसको और एक एग्जांपल में ही समझ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपका जो एम्प्लॉय, आपने जो ऑफिस में एम्प्लॉय थे आपको 2 हो गए, 1 से 2 हो गए और आपने 4 काम दे दिए, तो वो क्या करेगा, वो जो भी काम है वो आपस में अपने हिसाब से बांट लेगा। तो इससे क्या है, आपका जो टाइमिंग भी बचेगा, आपका जो काम भी है वो पहले के मुकाबले जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा प्रोसेसर भी करता है। जब कोई हम 2 काम करते हैं, 2-3 चीज़ को हम काम करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो कोड वाइज अपने हिसाब से वो बांट लेता है। तो इससे काम करने का कैपेसिटी भी थोड़ा कुछ हद तक बढ़ जाती है। हमारे प्रोसेसर में जितने कोड ज़्यादा होंगे हमारे कंप्यूटर के लिए उतने बेटर होंगे, परफॉर्मेंस में उतनी अच्छा होगा। तो उसी तरह दोस्तों आज मैं थोड़ा एक सीरीज़ बता देता है कि हमारे कौन कौन से प्रोसेसर आते हैं सीरीज़ में और इसमें कितने कितने कोड आते हैं। तो ये आपको जाननी भी चाहिए, तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो डुअल कोर के बाद आता है दोस्तों इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर आते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, में 4 कोड आ जाते हैं। अब समझ गए होंगे 4 कोड आए हैं तो भाई मेरा काम करने का जो स्पीड है कितना अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों उसके बाद आते हैं हमारे हेक्टा कोर प्रोसेसर में 6 कोर हो जाते हैं। तो इसमें उसके मुकाबले भी और क्वाड कोर के मुकाबले और अच्छा स्पीड में काम करेगा। प्रोसेसिंग जितने भी है सब जल्दी होंगे। और यदि दोस्तों इसके बाद ऑक्टा कोर आ जाते हैं, ऑक्टा कोर उससे भी बेटर हो जाते हैं इसमें, क्योंकि 8 कोर आ जाते हैं तो इसमें परफॉर्मेंस और भी अच्छे बढ़ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों जितने भी कोर बढ़ते जाएंगे आपके प्रोसेसर की प्रोसेसिंग की स्पीड और आपके कार्य करने की स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों जो भी आप प्रोसेसर कोर के हिसाब से आ रहे हैं तो उसको आप मल्टीपल कोर में रख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि हमारा जो इंटेल का जो प्रोसेसर है जिसमें i3 है, i5 है, i7 है, ये क्यों आते हैं और i3, i5, i7 में कौन बेस्ट है। तो आपको तो ये नाम से ही कुछ समझ में आ ही गया होगा कि भाई हमारे इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन है। जाहिर सा बात है i7 है, क्योंकि अब मैं बता देता हूँ कि i3 पहले लॉन्च हुई थी, उसके बाद उसका मॉडिफाई और बहुत सारा एडवांस मॉडिफिकेशन करने के बाद फिर i5 को लॉन्च किया। i5 को भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन किया गया है, कुछ एडवांस इसमें डाले गए, उसके बाद और उसका स्पीड बेटर किया गया, तब जाके वो i7 में गया है। तो दोस्तों अब ये समझिए कि i3, i5 में आने में उनको काफ़ी समय भी लगता है, कम से कम 7 से 8 साल या 10 साल लग जाता है। तो इतने रेंज में अगर टाइम लगते हैं और i3 में बहुत कुछ हद तक मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, तो उतना समय रुकने के वजह क्या करते हैं लोग दोस्तों कि उसको एक जनरेशन वाइज में डाल देते हैं। जैसे i3 फर्स्ट जनरेशन, i3 सेकेंड जनरेशन, i3 थर्ड जनरेशन, ये सब जनरेशन वाइज में डाल देते हैं कि i3 में कुछ मॉडिफिकेशन किया, उससे बेटर किया, तो फिर उसको फर्स्ट जनरेशन में डाल देते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, हर साल 1 साल या 2 साल में प्रोसेसर का वो मॉडिफिकेशन करते हैं और उसको एक जनरेशन वाइज में डाल देते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि i3 फर्स्ट जनरेशन, i3 जो सेकेंड जनरेशन है, i3 फर्स्ट जनरेशन बेटर होंगे। उसी तरह अगर i3 थर्ड जनरेशन है वो i3 सेकेंड जनरेशन बेटर होंगे। तो ये समझ में आ गया दोस्तों, जैसे जैसे जनरेशन वाइज बढ़ रहे हैं कौन से बेस्ट होंगे, बढ़ रहे होंगे। तो उसी तरह दोस्तों i5 में भी है। अब i5 क्या है दोस्तों कि जब i3 की 10th जनरेशन आ जाते हैं तो देखा जाता है दोस्तों कि इसमें बहुत हद तक मॉडिफिकेशन हो गया होता है। तो वो कंपनी इंटेल का जो होती है क्या करती है, इसको नया पार्ट में डाल देते हैं। जैसे i3 की जगह अब i5 में डाल दिए। अब क्या होगा दोस्तों, i5 के बाद जब कोई मॉडिफिकेशन होगा तो उसको फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन करते जाएंगे। वो भी 10th जनरेशन तक जाकर देखेंगे कुछ बहुत ज़्यादा हद तक एडवांस कर दिया गया है, मॉडिफिकेशन कर दिए गए हैं, तब उसको i7 में डाल देते हैं लास्ट में।
तो i7 में i7 स्टार्ट हुआ तो i7 में भी बहुत एडवांस मॉडिफिकेशन करते गए, तो उसको भी जनरेशन वाइज डालते गए। सेम ऐसे ही करते करते आपका फिर i9 में जाएंगे, 9 का भी आगे चलकर फिर जितना भी आगे बढ़ेगा नए नए लेटेस्ट में वो बढ़ते जाएंगे। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको कंसेप्ट समझ में आया। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं जहाँ बताता हूँ दोस्तों कि हमारे कंप्यूटर के लिए कौन से, या आपके कंप्यूटर जब भी कोई खरीदते हो तो हमारे लिए कौन से प्रोसेसर बेस्ट होंगे, AMD की बेस्ट होंगे या इंटेल के बेस्ट होंगे। तो बता देता हूँ दोस्तों कि आप लोग तो सभी जानते ही होंगे कि AMD जो है, इंटेल जो है AMD से बेस्ट होते हैं, लेकिन इस प्राइस में AMD काफ़ी सस्ते होते हैं इंटेल के मुकाबले। तो आप में मान लीजिए दोस्त, जब आप कोई लो स्पीड के कंप्यूटर खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए या ऑफिस पर्पज़ के लिए खरीदते हैं, तो इंटेल का जो प्राइस है, जिस रेंज में आपको जो इंटेल की मिलेगी उस रेंज के हिसाब से अगर AMD के अगर प्रोसेसर की आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो इंटेल के मुकाबले उस AMD में काफ़ी हाई प्रोसेसर का मिल जाएगा आपको स्पीड वाला। तो जब आपको लो वर्जन में जाना है दोस्तों, तो आपको AMD की प्रोसेसर वाली कंप्यूटर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस रेंज में अगर इंटेल का आप लेते हैं तो उसका स्पीड कम रहेगी, लेकिन उस रेंज में अगर AMD की लेंगे तो उसके स्पीड इंटेल के मुकाबले ज़्यादा मिलेगी। समझ गए दोस्तों कि आपको AMD कब लेनी चाहिए प्रोसेसर, इंटेल कब लेनी चाहिए। एक चीज़ और है दोस्तों कि अगर आपको हाई परफॉर्मेंस वाली चाहिए, मतलब आप ग्राफिक का काम करते हैं, आप मल्टीमीडिया का काम करते हैं, किसी भी चीज़ का काम करते हैं, तो उसके लिए आपका इंटेल का जो प्रोसेसर है बेस्ट है। तो इस पर प्राइस थोड़ा हाई रहते हैं, तो जो अफोर्ड कर पाते हैं तो उसके लिए इंटेल बेस्ट है। इंटेल का जो प्राइस है लो वाली, उसके मुकाबले आपको AMD की जो प्रोसेसर अच्छी मिल जाती है, तो उसका स्पीड इंटेल के मुकाबले अच्छे मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूँ एक और चीज़ के लिए कि आप देखते हैं दोस्तों कि आपके प्रोसेसर में इस टाइप से नंबर लिखे होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि भाई ये जो प्रोसेसर है मेरा किस जनरेशन का है। तो मैं आपको समझा दूँ कि दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो i3-322 जो लिखी है, तो यह 3 जो लिखा हुआ 3 वो आपका थर्ड जनरेशन हो जाता है। जब 3 है तो थर्ड जनरेशन। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी अगर देखिए i3 बाद 4 लिखा हुआ है, यानी ये 4th जनरेशन की है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर देखिए i5 में 4 लिखा है, यानी 4th जनरेशन। उसी तरह i5 का यहाँ सेकेंड लिखा हुआ है तो सेकेंड जनरेशन। तो इस तरह से आप अपने प्रोसेसर को देखकर, जो उसका नंबर देखकर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन से जनरेशन के प्रोसेसर है। तो आशा है दोस्तों मेरा ये जो कंसेप्ट मैंने जो आपको समझाने की कोशिश किया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो झट से इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।